नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आपका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी और स्वागत करता हूँ आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के ऊपर। तो कल हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश, जिसके अंदर हमने श्रीगुप्त से लेकर जो उनके लास्ट रूलर विष्णुगुप्त थे उन तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद में भारत के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भारत के अंदर अलग अलग चीजें हम देखेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे एक राजा के बारे में, उसके बाद में हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाओं से हमें क्या मिलता है और गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर बने। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन पढ़ने के बाद में, क्योंकि राजा हर्षवर्धन का राज चला था 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। तो 650 ईस्वी के लगभग ये आ गए थे और 700 ईस्वी के अंदर क्या हो गया था, मुस्लिम्स आ गए थे इंडिया के अंदर, बाहर के अरब आक्रमण होने लगे थे। हाँ, तो उसके बाद में क्या होता है कि इंडिया के अंदर वो वाला जो पीरियड है वो मिडाइवल के अंदर आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा राजा हर्षवर्धन के साथ, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर मध्यकालीन भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन तो यहाँ पे डाल लो। सबसे पहले तो इनका वंश कौन सा था, ये क्या थे क्या नहीं थे, ये सब हमें जानना पड़ेगा। ये कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे। तो इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ इनके बारे में। सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि हम पढ़ क्या रहे हैं आज। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हर्षवर्धन के पिताजी का नाम की। तो हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, FATHER, फादर। फादर का नाम क्या था, क्योंकि इनके फादर भी बहुत एक महान राजा थे, उनसे भी रिलेटेड स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आज हमारे पास बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो ये 15-20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ूं। नाम था इनका प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जी ने क्या था कि जो हूण थे, हूणों के तो ये खतरनाक दुश्मन थे। उनके साथ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत ही सारी लड़ाई लड़ी। हर बार हूणों पे आक्रमण करके उन्हें मारते और उनको मतलब डिफीट कर देते। पर हूण है ना, वो हूण वो हिले नहीं। हूण एक जाति है जो है ना, क्या होता है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि अल्लट, जो कि ना बप्पा रावल के वंशज थे। अल्लट, उनकी जो राजकुमारी थी हूण राजकुमारी, जिसका पहली बार विवाह हुआ था मेवाड़ के अंदर, तो उसी जाति के थे हूण, जो कि ना बार बार हिंदुस्तान पे आक्रमण करते थे नॉर्थ की साइड से, अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड से, ऊपर की साइड से करते थे। बट प्रभाकर वर्धन ने उनसे लड़ाई की और उनको वहां पे रोक के रखा। हालांकि उनको मार तो नहीं पाए, पर उनको वहां पे रोक के रखा। अब बात करें प्रभाकर वर्धन की, तो ये थे कहां से, थानेश्वर। और ये फिलहाल कहां आता है, हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा की एक छोटी सी ये थी थानेश्वर नाम की जगह, वहां पर प्रभाकर वर्धन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो प्रभाकर वर्धन का जब जन्म हुआ था तो वो भी एक प्रतापी राजा थे। तो उन्होंने ना ऊपर का जो नॉर्थ का इलाका है वो बहुत सारा जीत लिया था, और उन्होंने है ना काफी लड़ाइयां लड़ी, काफी युद्ध लड़े, ये सब उन्होंने किया। फिर क्या होता है कि इनके दो पुत्र थे, एक का नाम तो था हर्षवर्धन और एक का नाम था राज्यवर्धन। हर्षवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम क्या था, राजवर्धन। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। अब इन तीनों भाई बहनों में क्या अथाह प्रेम था, मतलब कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। कभी लड़ाई झगड़े नहीं थे इनके बीच में, राज्य को लेके कुछ भी लेके। पर होता क्या है कि जब प्रभावर्धन की डेथ हो जाती है, प्रभाकर वर्धन जी की डेथ होने के बाद में राजा कौन बनता है, राजावर्धन बनता है। अब राजावर्धन जब राजा बनता है तो एक राजा है, थे दो, एक तो बंगाल के राजा, ये मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ, इसको ऐसे मतलब अच्छे लगे तो लिख लेना, बाकी कोई नहीं। बंगाल के राजा शशांक व मालवा के राजा मालवा नरेश देवगुप्त। मालवा नरेश देवगुप्त और बंगाल के राजा शशांक। अब इन दोनों ने क्या किया मिलके, इन दोनों ने मिलके किस पे आक्रमण कर दिया, राज्यवर्धन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जब राज्यवर्धन के ऊपर दोनों ने मिलकर आक्रमण किया तो ये प्रतापी राजा था, बंगाल का राजा शशांक और देवगुप्त, दोनों ने मिलकर क्या, तो इन्होंने क्या कर दिया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की हत्या कर दी, तब अपने भाई की मौत का बदला लेने कौन आया, हर्षवर्धन आया। अब पढ़ते हैं अपन हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, क्या क्या उनकी चीजें थी क्या नहीं थी, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ।
सबसे पहले बात करें राजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ 590 ईस्वी के अंदर, या फिर ईस्वी या फिर एडी। 590 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। 606 ईस्वी के अंदर ये क्या बन गए? राजा बन गए। और 647 ईस्वी तक ये राजा रहे। तो राजा कितने वर्ष की उम्र में बन गए? 16 साल की उम्र में, 16 साल की आयु में राजा बने। ओके, अब उसके बाद हम बात करें तो इनके भाई का नाम, इनके पिता का नाम, सबसे पहले यहाँ पे नोट्स पढ़ा रहा हूँ, नोट्स लिख लेना ना। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन 570 ईस्वी के अंदर राजा बने थे। 570 ईस्वी के अंदर मतलब हर्षवर्धन के जन्म के 20 साल पहले राजा बने थे। उत्तर पश्चिम से जो हुनों के आक्रमण हो रहे थे उनको बराबर रोक रहे थे। और इनको भी 2 राज उपाधियां मिली थी। एक तो मिली थी महाराजा धीराज की, और क्या मिली थी? भट्ट, परम भट्टा की इनको उपाधि मिली थी। ये 2 उपाधियां मिली थी। किसको मिली थी? प्रभाकर वर्धन को। अब हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? जो मैंने अभी तो बताया, राजवर्धन, राजवर्धन तथा राजश्री। राजश्री की बहन का नाम था, बहन व भाई। ठीक है, भाई राजवर्धन और राजश्री बहन का नाम था। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये रहने वाले कहाँ के थे? ये राज कहाँ पे करते थे? थानेश्वर, थानेश्वर हरियाणा। तो जब राजा शशांक बंगाल के और जो देवगुप्त थे मालवा के, उन्होंने जब राजवर्धन पर अटैक किया और उनकी मृत्यु हो गई, तो 606 ईस्वी के अंदर कौन राजा बनता है? हर्षवर्धन राजा बनता है 606 ईस्वी के अंदर। और जब हर्षवर्धन राजा बनते हैं तो इनके अंदर एक आक्रमण करने की वो भावना थी और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा बदला लेने की भावना थी। तो इन्होंने किस पे आक्रमण किया? पहले नजदीक कौन पड़ेगा? यानी कि मालवा, एमपी। तो इन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त को हरा दिया था, आक्रमण किया था। मालवा के राजा देवगुप्त को हराया, देवगुप्त को हराया। ठीक है, अब बात करें दूसरे इनके पॉइंट की। 16 साल की आयु में राजा बने। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम था इनका यशोमती। माता का नाम लिख लो, यशोमती। यशोमती, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों बोले मैं क्यों। पुष्यभूति वंश, इनका वंश कौन सा था? कोई पूछे तो पुष्यभूति वंश। थानेश्वर हरियाणा, मालवा के राजा देवगुप्त को इन्होंने हराया था। और क्या किया था कि इनकी बहन थी ना राजश्री, उसका विवाह किससे किया? मोखेरी के राजा के साथ अपनी बहन का विवाह किया, अपनी बहन का विवाह किया, विवाह किया। हाँ, अब सुनो, ये तो हुए इनके मोटे मोटे परिचय जो इनके बारे में अपन देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, तो जब इनके भाई की डेथ कर दी गई थी तो उसके बाद में देवगुप्त को इन्होंने हरा दिया था मालवा वाले, और फिर ये चले गए थे ऊपर की तरफ में, उत्तर पश्चिम की तरफ में। इन्होंने हुनों पे आक्रमण किया, उनको भी हराया। और हुनों पे आक्रमण करने के बाद में, सबको हराने के बाद में, उत्तर के अंदर इनका क्या हो गया था? राज हो गया था। और ये बहुत ही प्रतापी राजा हैं, ये मानने लगे थे लोग। अब इनके पास सेना थी 1 लाख तो थी पैदल, जो सेना होती है ना, जैसे कि जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, सैनिक वगैरह, उनकी थी। और इनके पास 60,000 हाथियों की सेना थी। तो ये बहुत ही बड़ी सेना थी। 1 लाख पैदल सेना, 1 लाख पैदल सेना, पैदल सेना, 60,000 हाथियों की सेना।
अब इनके पास इतनी बड़ी सेना थी तो इन्होंने क्या किया था कि ना बहुत सारी जगह पे आक्रमण किए थे। एक बार तो माना जाता है कि हर्षवर्धन अरब की ओर भी चले गए थे, पर रेगिस्तान के अंदर अंदर एक जगह थी जहां पे इनको रोक दिया गया था, फिर ये वहां से वापस आए। बाकी इन्होंने अरब की ओर भी चढ़ाई कर दी थी। पुष्यभूति के वंश के थे। अब हर्षवर्धन के अंदर सबसे बड़ी जो बात है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन जिसे माना जाता है, जिसको वो कभी हरा ही नहीं पाए थे, उसका नाम था, ये तो थे पुष्यभूति वंश के थे, और वो था पुलकेशिन द्वितीय, राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि साउथ के अंदर उस टाइम पे राज करता था। राजा पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही प्रतापी राजा था। अब जब ये साउथ दक्षिण भारत को जीतने के मिशन जो बोलते हैं उस पे निकले, तो ये क्या करते थे, इनकी जो इनके रास्ते में आए वो तो ये जीतते गए, पर जैसे जैसे नीचे गए तो इनकी राजा से मुलाकात हुई जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय ने ना इनको साथ जब युद्ध किया तो इनकी पराजित हो गए और ये वापस अपने यहाँ पे आ गए। बाद में इन्होंने कभी भी है ना साउथ के अंदर जाने का सोचा ही नहीं, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय भी बहुत महान राजा था, आप सबने उनका नाम सुना ही होगा। तो अपन ने मोटी मोटी बातें कर ली अभी तक हर्षवर्धन के बारे में। अब हर्षवर्धन के कोर्ट में क्या था कि है ना, ऐसा माना जाता है कि चीनी यात्री आए थे उस टाइम पे, इनके जो चीन के साथ संबंध थे ना वो काफी अच्छे थे। तो चीनी यात्री हेनसुआंग, जिसके बारे में अपन काफी बातें सुनते हैं, वो भी कब आए थे, हर्षवर्धन के राज में ही आए थे। और बात करें अपन चीनियों के साथ इनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड भी अच्छा था, तो सारी चीजें। और यहाँ से इन्होंने पहले क्या किया था, एक ब्राह्मण भेजा था, एक ब्राह्मण कहाँ भेजा था, चीनियों की कोर्ट में, कि ना वहां पे देख क्या हो क्या है, यानी उस 2 साल तक वहां भेजा, वो रहा। उसके बाद में वहां से भी एक यात्री आया उस ब्राह्मण के साथ, और फिर हेनसुआंग आया, ऐसे ऐसे करके ये चीजें चली थी। मोटी मोटी बातें जो इनके बारे में पूछी जाती है वो यही है। और हर्षवर्धन ने क्या किया था, जब ये बड़े हुए ना तो इन्होंने थानेश्वर और कन्नौज को मिला दिया था। ये बात लिखने लायक है, लिखिए, थानेश्वर व कन्नौज को मिलाकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। थानेश्वर और कन्नौज को इन्होंने मिला दिया था, कन्नौज को उसके बाद अपनी राजधानी बना दी थी। और उसके बाद में बात करें हर्षवर्धन के बारे में, तो जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कन्नौज को जब अपनी राजधानी बनाया था तो उन्होंने क्या किया था, इनके बारे में ये मिलता है कि इन्होंने किया था कुंभ का मेला स्टार्ट। ऐसा माना जाता है कि कुंभ का मेला स्टार्ट इन्होंने किया था, क्योंकि ये सभी धर्मों की इज्जत करते थे, ये सभी जातियों की इज्जत करते थे, इसलिए इनको क्या कुंभ का मेला शुरुआत करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। कुंभ मेले को शुरुआत किया, कुंभ का मेला किसने शुरुआत किया था, तो राजा हर्षवर्धन ने ही किया था, ऐसा इनको श्रेय मिलता है। तो वही राजा हर्षवर्धन के बारे में अपने मोटी मोटी बातें पढ़ ली। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, मैंने तुम्हें स्टोरी सुना दी, उसको वो भी थोड़ी सही लगी होगी मेरे हिसाब से। तो 16 साल की आयु में राजा बने थे, पिता का नाम था प्रभाकरवर्धन, महाराजा राजा और परम भट्ट की उनको उपाधि मिली थी। राज्यवर्धन राजश्री इनके भाई बहन थे, और थानेश्वर हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। कुंभ के मेले की शुरुआत करने का भी श्रेय इनको आता है। इन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त को हराया था, क्योंकि ना उन्होंने उनके भाई को मारा था। मोखेरी के राजा के साथ उनकी बहन की शादी हुई थी। मोखेरी के राजा का नाम था गुप्तवर्धन था। मोखेरी के राजा का नाम था जिनके इनकी बहन की शादी हुई थी, उसका नाम था गहरवर्धन। और 1 लाख पैदल सेना थी इनके पास, 60,000 आधुनिक सेना थी, उसके अलावा घुड़सवारी की सेना भी होगी। और थानेश्वर और कन्नौज को मिलाकर उन्होंने राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बाद में बात करें तो इनका वंश पुष्यवती वंश 590 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये सारी बातें मैंने बता दी। अब बात करें लिटरेचर की, तो इनके अंदर कोर्ट के अंदर अच्छे खासे कवि भी थे, ये देख लो है ना, अच्छे खासे कवि भी थे, तो अच्छी साहित्य के अंदर भी अपना योगदान देंगे, सिंपल सी बात है। अभी बात कर लेते हैं इनके साहित्यिक योगदानों की। इन्होंने 3 ग्रंथ भी लिखे थे, या फिर 3 रचनाएं भी थी इनकी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। साहित्य के मामले में सबसे पहले बात करें तो इनके कोर्ट में एक आदमी आया था, हेनसुआंग। उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम बड़ा ही अजीब सा है, तुम देख लेना, कई। हाँ, हेनसुआंग ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था कई। ये अलग है ना, और ये अलग है, और ये अलग है। ये है इस किताब का नाम कई।
उसके बाद में इनके कोर्ट के अंदर दो आदमी रहते थे, एक का नाम था बाणभट्ट, भट्ट ब्राह्मण होते हैं, और दूसरे का नाम था मयूर। इनके द्वारा भी दो रचनाएं की गई। एक तो इन्होंने हर्षवर्धन के जन्म के ऊपर लिखी थी बाणभट्ट ने, जिसका नाम था हर्षचरित्र, और इन्होंने अपनी लिखी थी मयूर सांतक, है ना। और इनकी तो एक ही रचना, बाणभट्ट की दूसरी रचना जिसका नाम है कादम्बरी। और उसके बाद हम बात करें जो हर्षवर्धन की कंपोजिशन है, हर्षवर्धन की कंपोजिशंस, रचना भी लिख सकते हो। हर्षवर्धन की कंपोजिशन है वो है रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागरंग। हाँ, बात करें हेनसॉन्ग की, हेनसॉन्ग ने लिखी सी यू कई, जो इनके कोर्ट के अंदर आया था। बाणभट्ट जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी नाम की दो पुस्तक लिखी। उसके बाद मयूर था जो इनके राज्य में रहता था, उसका उन्होंने मयूर सांतक लिखी। और हर्षवर्धन कंपोजिशन की कौन सी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरंग। अब ये तो खत्म हो गया हर्षवर्धन के बारे में इतना ही मोटा मोटा बातें मिलती है, और जो एक दो फैक्ट मिलता है उनकी मैं बता दूंगा। अभी हमने पढ़ा हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बाद में हम पढ़ेंगे अजंता व एलोरा की गुफाओं के बारे में। अजंता बहुत ही गंदा लिख दिया कुछ, अजंता एंड एलोरा केव्स। और इसके बाद में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, हिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया। एक सवाल पूछता हूँ तुमको, मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, और हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहला इतिहासकार कौन था, और भारत का पहला, मतलब पूरे देश का पहला इतिहासकार कौन था, जिसका नाम बताओ मुझे, है ना। अजंता एंड एलोरा की गुफाएं। अब अजंता एंड एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स। सबसे पहले ये स्थित कहां पर है, सबसे पहले ये स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, औरंगाबाद का नाम चेंज होकर हो गया महाराजा शिवाजी संभाजी कुछ ऐसा करके औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया। इतना मुझे याद है, पर परफेक्टली मुझे नाम याद नहीं है कि हुआ क्या है। महाराज संभाजी नगर हुआ या फिर महाराज शिवाजी नगर हुआ, ऐसा कुछ हुआ है। औरंगाबाद के अंदर ये स्थित है। टोटल नंबर ऑफ केव्स कितनी है, 29। और उसके बाद में बात करें तो इनकी एक 16th केव के अंदर क्या मिला है, 16th केव के अंदर मिला है, केव होल्ड्स पोर्ट्रेट डाइंग प्रिंसेस, मरती हुई राजकुमारी का पोर्ट्रेट मिला कहां से, 16th केव के अंदर। और सबसे पहले जो चित्रकारिता का जो श्रेय वो किसको जाता है, द फर्स्ट क्रेडिट्स ऑफ पेंटिंग goes to Alexander यहाँ पे पब्लिशिंग रहेगा, पब्लिशिंग पेंटिंग्स ऑन, यस, द फर्स्ट क्रेडिट्स ऑफ पब्लिशिंग पेंटिंग ऑन अजंता goes to Alexander Cunningham, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें तो अपन इसकी जो 17th है ना, 17th केव थी वो क्या है, 17th केव एक चित्रशाला, जहाँ पे क्या है, जैसे पेंटिंग हाउस होता है ना, मतलब वहाँ पे सिर्फ चित्र ही चित्र बने हैं। वो किसके अंदर है, 17th केव के अंदर। 16th केव के अंदर क्या पोर्ट्रेट है, डाइंग प्रिंसेस का। टोटल नंबर ऑफ केव्स है 29। अजंता की गुफाएं,
है ना। अब उसके बाद में बात करेंगे अजंता की गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कब लिया गया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आई थी 1983 के। हाँ, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर हो चुका है फिलहाल। टोटल नंबर ऑफ केव्स इज 29। 16th cave holds the portrait of the dying prince. The first credits of publishing paintings of on Ajanta goes to the Alexander Cunningham. 17th cave is चित्रशाला। और यूनेस्को की लिस्ट के अंदर कब आई थी, लिस्ट के अंदर आई थी 1983 के अंदर। अब इसके बाद बात करें हम एलोरा की गुफाओं के बारे में। सॉरी, कल हमें ते सिक लग रहा है, दूर जावे ते दिल जल जाए, केड़ी अंगना रब ने बनाया, रब ने बनाया। हाँ, थोड़ी बहुत हंसी मजाक गाने वाले में चलनी चाहिए। हाँ, एलोरा केव्स के अंदर क्या बात की है, एलोरा केव के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। एलोरा केव सबसे पहले तो सिचुएटेड कहाँ पे है, तो एलोरा कहाँ पे स्थित है, एलोरा स्थित कहाँ पे, एलोरा स्थित भी औरंगाबाद के अंदर, जहाँ पे अजंता की गुफा वहीं पे एलोरा की गुफा है। तो यहाँ पे क्या है, 34 गुफाएं हैं और किससे रिलेटेड है, जैनिज्म और बुद्धिज्म से, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलेटेड, जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलेटेड है क्या एलोरा की गुफाएं, जो कि कितनी है 34। और 1983 सेम के अंदर ये लिस्टेड हुई थी, किस कहाँ पे, मतलब यूनेस्को के अंदर। अब बात करते हैं आगे, एक बात नोट लगा के लिख लो कि सबसे पहले जो मंदिर बनाने का श्रेय है ना भारत के अंदर, वो किसको जाता है, गुप्ताज को जाता है। हाँ देखो, इसके बारे में थोड़ी बहुत अभी एक नोट लगा के लिख रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई देता हूँ नोट। वैसे ही आज अपनी क्लास थोड़ी छोटी है इसलिए। The credit of अजंता एलोरा कंप्लीट हो गई है ना। The credit of making या फिर building temple in India goes to Guptas, है ना। और उसके बाद में बात करें तो इन्होंने ना शिखर टेम्पल होते हैं ना मंदिरों के पहाड़ों के ऊपर टेम्पल, वो भी सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था। उसका एग्जांपल है देव दशावर्थ टेम्पल ऑफ देवगढ़, देवगढ़ की पहाड़ी के ऊपर दशावर्थ टेम्पल, जो कि एग्जांपल है किसका, शिखर टेम्पल का, एग्जांपल ऑफ शिखर टेम्पल, एग्जांपल ऑफ शिखर टेम्पल। उसके बाद में ईंटों से मंदिर बनाए गए थे, ब्रिक टेम्पल। इनके कौन कौन से थे, ब्रिक टेम्पल, जो कि थे कानपुर का भीतरगांव मंदिर और शीरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो ये बात होगी गुप्ताज की, दो नोट बना के पढ़ाई थी तो मैं, ये छोटी सी बात है। द क्रेडिट ऑफ मेकिंग एंड बिल्डिंग द टेंपल इन इंडिया गोज टू द गुप्ताज। दशावर्थ टेंपल ऑफ द देवगढ़, एग्जांपल ऑफ द शिखर टेंपल। ब्रिक टेंपल कौन से थे, कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर था वो, और शीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये क्या थे, ईंटों से बने हुए मंदिर थे। अब बात करते हैं कि भारत का नाम, मतलब जो भारत का नोमेनिकल्चर है हिस्ट्री के अंदर, वो अलग अलग लोग किस नाम से जानते थे, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। नोमेनिकल्चर ऑफ इंडिया इन हिस्ट्री, ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो हर्षवर्धन का अपना खत्म हो गया था पर टाइम है इसलिए पढ़ा देते हैं। नोमेनिकल्चर ऑफ इंडिया इन हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल नेम भी, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है, इंडिया या फिर भारत, ठीक है। और उसके बाद में बात करें
ग्रीक ने हमें क्या नाम दिया? इंडिया। एलोरा की गुफाओं के अंदर, अजंता की गुफा के अंदर क्या मिलता है नाम? अजंता इंस्क्रिप्शन। अजंता इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें नाम क्या मिलता है? भारतवर्ष। भारतवर्ष, है ना। उसके बाद में बात करें तुर्क या फिर मुस्लिम्स, उन्होंने नाम क्या दिया? हिंदुस्तान, है ना। और उसके बाद में बात करें चाइना वालों ने, इन्होंने अपने ऐसे नाम दे दिया चिंटू। ये चिन अलग है और टू अलग है, ऐसा इन्होंने नाम दिया था। और बाद में जो बाकी उस टाइम पे लोग बोलते थे, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जब लोग थे उस टाइम पे लिखे, वो भारत को क्या बोलते थे? वो बोलते थे आर्यवर्त। ठीक है, तो ये हो गया नॉमिनिकल्चर ऑफ इंडिया इन हिस्ट्री। तो आज मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया? बहुत कुछ पढ़ा दिया। अजंता एलोरा की गुफाएं, गुप्तों ने जैसे पहले मंदिर बनाए, ये बात बताई नोट लगवा के। और उसके बाद में मैंने हिस्ट्री ऑफ द इंडिया के जो नाम है उसकी हिस्ट्री बता दी, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। और उसके बाद में मैंने सबसे पहले तुम्हें पढ़ाया था राजा हर्षवर्धन। तो इसी के साथ हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो खत्म होता है। अब कल हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, और ये जो था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री वो खत्म हो चुकी है आज। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना इसके डिफेंस अकेडमी को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।